हेलो एवरीवन। वेलकम टू हिंदी विद टीचर चैनल। आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे एमपी सेट हिंदी का पेपर जो अभी हमारा हाल ही में हुआ था और 2 दिन पहले आंसर की भी आ गई है। तो यहाँ पर जो मैं आपको पेपर सोल्व करवाऊंगी हिंदी का वो ऑफिशियल आंसर की के द्वारा ही करवाऊंगी। आंसर की मैंने जो है वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड की है। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ, ये क्लास उनके लिए तो यूजफुल है ही जो एमपी सेट का एग्जाम दे कर आए हैं, लेकिन ये क्लास उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो नेट का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि जो नेट का पाठ्यक्रम है वही सेट के एग्जाम का होता है। एमपी सेट का वही पाठ्यक्रम था जो हमारे नेट के एग्जाम का था। तो इसीलिए यहाँ पर आपको हिंदी के 100 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगी, जैसा कि नेट के एग्जाम में आते हैं ऐसे ही एमपी वाले एग्जाम में भी आए हैं। तो यदि आप हिंदी से रिलेटेड कोई अन्य एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी आप ये क्लास देखिएगा, और यदि आप नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये पेपर सोल्व कर लीजिएगा, 100% जो है आप ये पेपर सोल्व कर कर जाइएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 51 से क्यों शुरू है, क्योंकि 50 क्वेश्चन हमारे पेपर बन के आते हैं। हमारे सब्जेक्ट के जो शुरू होते हैं वे 51 से होते हैं और 150 तक। तो यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन है, तो अपना पेपर जो है सोल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ये बात है कि नेट का लेवल बहुत हाई रहता है, और जो ये मैंने पेपर देखा इसका लेवल बिल्कुल हाई नहीं था, बहुत ही मीडियम पेपर था। आप आराम से इसे सोल्व कर लोगे। ठीक है, पाली भाषा तथा अशोक की धर्म लिपियों का कालक्रम है। यहाँ पर आपको बताना है तो बहुत इजी है। आपको पाली जो है उसका समय बताना था 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पेज भी रख दिया। भोलानाथ तिवारी का बुक है प्रथम प्राकृत। आपको पता है प्रथम प्राकृत किसे कहते हैं, पाली को कहते हैं। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, तो पाली का क्या समय है, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। यहाँ पर ये पेज है हिंदी भाषा का इतिहास, भोलानाथ तिवारी की बुक का पेज है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बहुत कंफ्यूजन भी है। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कंफ्यूजन, क्योंकि बहुत बच्चों का मेरे पास कमेंट आया कि मैम इसमें हमें क्लेम करना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको बता देती हूँ। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भाषा समुदायों में बांटा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कितने भाषा समुदायों में बांटा है। तो यहाँ पर आंसर माना है उन्होंने, 6 आंसर माना है। तो देखो भोलानाथ तिवारी का पेज है, इसमें लिखा है गिरियर्सन ने जो है 3 वर्ग किए थे। कौन कौन से, बाहरी उपशाखा, मध्यवर्गीय उपशाखा और भीतरी उपशाखा। तो बच्चों का कहना है कि इसका आंसर 3 होना चाहिए था, लेकिन क्यों 6 माना गया वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर भाषा समुदायों को कितने में बांटा वो पूछा गया है। तो अगर ऑप्शन 3 होता तो आप 3 पर जा सकते थे, लेकिन जब ऑप्शन 3 नहीं है तो 6 बिल्कुल सही आंसर है। क्यों है, पहला यहाँ पर ये रहा, देखो वहां पर क्लियर लिखा है कितने समुदायों में बांटा था, तो 6 समुदायों में बांटा था। यहाँ पर देख रहे हो आप, बाहरी उपशाखा के 2 भाग किए थे, पश्चिम और दक्षिणी समुदाय। ठीक है, और पूर्वी समुदाय 3 भाग किए गए थे बाहरी उपशाखा के। मध्यवर्गीय उपशाखा का एक ही समुदाय था, मध्यवर्ती समुदाय। भीतरी उपशाखा के 2 किए गए थे, केंद्रीय समुदाय और पहाड़ी समुदाय। तो यहाँ पर इसलिए ये 6 हो गए। आप जो बिलो से मार्क किया हुआ है मैंने उसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये इस तरह। फिर ये तो हो गया भोलानाथ तिवारी की, मतलब ये बुक ऐसी है कि आप यहाँ से अगर आपको लगता है कि इसका आंसर 3 होना चाहिए तो क्लेम कर सकते हो आप, लेकिन मैंने आपको ये रीजन बता दिया कि 6 आंसर क्यों माना गया है। ठीक है, क्योंकि समुदाय 6 समुदायों में ही बांटा है। ये बुक भाषा का इतिहास, भोलानाथ तिवारी की बुक है। आप आराम से इस बुक से जो है क्लेम करना चाहो तो क्लेम कर सकते हो। फिर उसके बाद ये वन लाइनर बुक है, मतलब दृष्टि की एक गाइड है। यहाँ से क्लेम तो नहीं कर सकते आप यहाँ से, क्योंकि ये गाइड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है, जो सेम भोलानाथ तिवारी बुक में वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो समुदाय 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 3 उपशाखा थी और समुदाय कितने थे, 6 थे। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार ही ये वर्गीकरण है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है इस क्वेश्चन पर बहुत डाउट था, अब आपका दूर हो गया होगा जो डाउट आपको था। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, 53 क्वेश्चन पर।
नागर अपभ्रंश के व्याकरण के लेखक है हेमचंद्र। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 54। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ व्यंजन है? तो क्या है? रे। आप जानते हैं ये रे, ल, व हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर रे ऑप्शन में है, तो रे आंसर हो जाएगा। खुशबू में उपसर्ग है, खुशबू शब्द में क्या उपसर्ग है? तो क्या है? खुश, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, वाग युद्ध में समास है, तो कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। लेकिन तत्पुरुष के भी आपको पता है कई भाग है, तो कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास है वाग युद्ध शब्द में। ठीक है, फिर 57 क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है? तो राजा हरिश्चंद्र, हमारा आंसर हो जाएगा बी। मोहन का कुछ खो गया है, तभी टॉर्च से ढूंढ रहा है, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार है। आपको पता है जहां पर कुछ शब्द आ जाता है तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ये पहचान भी है इसकी कि कुछ, कोई ऐसे शब्द आ जाए तो यहाँ पर फिर हमारा सर्वनाम होता है अनिश्चयवाचक। 59 पर चलेंगे, भाषा रूप के विभिन्न स्तरों पर एक रूपता लाने के कार्य को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मानकीकरण। फिर हमारा 60 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 में उल्लिखित है। अनुच्छेद जो है आपको पता है, अनुच्छेद 343 से 351 तक हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हिंदी साहित्य के एग्जाम में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 में क्या उल्लिखित है वो आपको बताना था। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है, यहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाएगा 347 अनुच्छेद में क्या था। ये क्वेश्चन तो ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। एक बात हो रहा है, आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो स्टूडेंट नेट के पीवाईक्यू कर कर गए थे उन्हें कितनी हेल्प हुई है। मुझे तो लगता है 70% तो पेपर आपका हल हो जाता है। हिंदी सब्जेक्ट की यहाँ पर बात कर रही हूँ, यदि आप नेट के पीवाईक्यू सोल्व कर कर जाते तो आराम से आपका इतना पेपर सोल्व हो जाता। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में हजारों बार पूछा जा चुका है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। कथन हिंदी के किस आलोचक का है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का है। कोई भी एग्जाम और उसमें रामचंद्र शुक्ल का कथन ना आए, ये इम्पॉसिबल बात होती है। ठीक है, ये बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर आपको ये कथन जो का तो दिख जाएगा जहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्म गौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। यह कथन किस भक्त कवि के संदर्भ में कहा गया है? तो ये कहा गया है कबीर के विषय में, ये कथन कहा गया है, इंपोर्टेंट कथन है। आगे चले गए, ये पंक्ति हमें बतानी है कौन से राइटर की है। निगम अगम साव सुगम राम सांचनी जहा, तो ये है तुलसीदास की पंक्ति है। फिर भाषा भूषण जो रचना है किस रचनाकार की है? ये तो हमें सबको पता ही होता है, महाराज जसवंत सिंह। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फिर ये वाली पंक्ति भी एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है, ये पंक्ति है भारत भारती रचना की। जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती, उसमें आपको ये मिल जाएगी। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहा, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहा जा। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। इंपोर्टेंट पंक्ति भी और एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, नेट के एग्जाम में काफी वाली पंक्ति आ चुकी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। और किस रचना की है? भारत भारती रचना की है। उसके बाद ये निबंध है, ये निबंध भी काफी बड़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है। मारेसी मोई कुठाव निबंध के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आंसर हो जाएगा। यह सच है बार बार हार हार में गया, खोजा जो हार छार में नया, पूरी धूल तन सारा भर गया, नई फूल जीवन अविकच है, यह सच है।
उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सिंदूर की होली नाटक किसकी रचना है? वेरी वेरी इजी, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिलेबस में से ही पूछ लिया। अगर मतलब आपने सिलेबस देखा है तो आपको पता होगा। लक्ष्मी नारायण मिश्र। और गैंग्रीन, ये भी कहानी आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है एमपी सेट के एग्जाम में अज्ञे। ठीक है। दोनों ये तो बिल्कुल, जब भी तो कहते हैं सिलेबस याद होना चाहिए। चार पांच रचनाएं जो कि तो सिलेबस में से उठाकर ही पूछ लिया, मतलब उनके राइटर ही पूछ लिए। एक सिंदूर की होली, गैंग्रीन, और आगे भी आपको देखने को मिलेगी। मैं उन व्यक्तियों में से हूँ, और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। उक्त पंक्तियों के लेखक कौन है? तो ये अज्ञे जी है। हेमचंद द्वारा दिया गया काव्य का लक्षण है, आंसर हमारा वन हो जाएगा। फिर आगे, काव्य को आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने कहा है। आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ पीवाईक्यू से है, लेकिन देखो ये भी पीवाईक्यू में, ये तो खैर बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन थे। इन दोनों क्वेश्चन की बात करूँ तो ये भी एग्जाम में ना जाने कितनी बार पूछे जा चुके हैं नेट के एग्जाम में। अगर आप पीवाईक्यू जिन्होंने सोल्व किए होंगे उन्हें पता होगा कि उनकी कितनी हेल्प हुई है एग्जाम में। परा प्रतिभा के नाम से चिन्मयी शक्ति का विचार विवेचन किस विद्वान द्वारा किया गया? आचार्य अभिनव गुप्त के द्वारा। भामह ने काव्य अलंकार में कितने अलंकारों का विवेचन किया है? तो उन्होंने क्या है, 38 अलंकारों का, 38। विवश रस के देवता माने जाते हैं महाकाल। ठीक है, और ये बिल्कुल मैं आपको बता देती हूँ ऑफिशियल आंसर की है। ठीक है, जो मतलब माना है एमपी वालों ने जो आंसर, वही मैंने यहाँ पर मार्क किया है। लेकिन जिसमें मुझे डाउट लगा है वो भी मैं आपको बता दिया है। यूरोप में स्थित काव्य चिंतन का आरंभ किससे माना जाता है? प्लेटो से माना जाता है। काव्य प्रकृति की अनुकृति है, पर एकदम नकल न होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। ये किसने कहा है? किसका कथन है? तो ये कथन है अरस्तु का। आगे चलेंगे 78 क्वेश्चन पर। स्वच्छंदतावादी आलोचना का घोषणा पत्र किस रचना को माना जाता है? तो वो माना जाता है लिरिकल बैलेंस को, जो है माना जाता है, इम्पोर्टेंट भी है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी किसकी रचना है? तो यह आई ए रिचर्ड्स की रचना है और इम्पोर्टेंट रचना है। नई समीक्षा का जनक माना गया, तो वो माना गया आई ए रिचर्ड्स को। 81 क्वेश्चन। अच्छा, इसके ऑप्शन देखना एक बार आप। बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास है। देखो, एक तो दे दिया 100 अजान एक सुजान, और एक दे दिया 1 अजान 100 सुजान। तो कंफ्यूजन होने के चांस इतने बढ़ जाते हैं बहुत ही। और जो सही आंसर है वो सबसे बाद में दिया है, और जो गलत है और कंफ्यूज करने वाला है वो पहले दिया है। होता कि हम चारों ऑप्शन नहीं देखते, क्वेश्चन पढ़ा, सबसे पहले नजर गई इस पर 1 अजान 100 सुजान पर, हम तुरंत राइट लगा देंगे। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन यही क्या है, देखो कितना मतलब ऑप्शन देखो आप, जानबूझ कर दिया, बल्कि ऐसा कोई उपन्यास है भी नहीं 1 अजान 100 सुजान के नाम से। ये भाई इसीलिए दिया है ताकि हम कंफ्यूज होए। तो ये चीजें आप याद रखा करो, एग्जाम में चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने चाहिए। 82 क्वेश्चन है, अब्र नाम से उर्दू में कविताएं किसने लिखी है? तो वे लिखी है प्रेमगन ने लिखी है। मौर्य विजय खंड काव्य के लेखक है सियाराम शरण गुप्त। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? उक्त निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था सरस्वती पत्रिका में। हिंदी स्वराज पुस्तक गांधी जी ने किस भाषा में लिखी थी? गुजराती में लिखी थी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यंग इंडिया का पहला अंक कब प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था 1915 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता क्या थे? सूबेदार थे। हिंदू बनाम हिंदू पुस्तक के लेखक है राम मनोहर लोहिया, और इम्पोर्टेंट बुक है, नोट कर लीजिएगा, नेट के एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। उत्तर आधुनिकता के संबंध में सही नहीं है। यह ईश्वर की मृत्यु की घोषणा करता है, यह विचारधाराओं के अंत की घोषणा करता है, यह केंद्रवाद को ध्वस्त करता है, यह मार्क्सवाद का समर्थन करता है। तो हमारा डी पॉइंट ही सही है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है, क्या नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों चीज तो हमें मिलती है उत्तर आधुनिकतावाद में। जो उत्तर आधुनिकतावाद है वो मार्क्सवाद का समर्थन नहीं करता है। ठीक है। 90 क्वेश्चन है, इनमें से कौन अस्तित्ववादी दार्शनिक ईश्वर में विश्वास नहीं करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो वे थे वल्लभ संप्रदाय में।
सुजान हित किस कवि के काव्योत्कर्ष का प्रतिमान माना जाता है? आंसर हो जाएगा सी घनानंद। दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? देखो, जो दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था वो 1951 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर 1951 ऑप्शन में ही नहीं दिया, और आंसर सही 1952 माना है, तो आप इसे चाहे तो क्लेम कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कामायनी का छठा सर्ग किस शीर्षक से लिखा गया है? तो वो लिखा गया है लज्जा। ये पंक्तियां आपको बतानी है किसकी है? कटी जब नैन की झाई, लख्यो तब गगन में सारी। तो ये कबीरदास की पंक्ति है। कामायनी में देख लीजिए, टोटल जो है 15 सर्ग है। छठे नंबर वाला पूछा है तो आंसर हमारा हो गया लज्जा। ठीक है, यहाँ पर छठे सर्ग का पूछा है। हमेशा कामायनी के सर्ग आपको याद होने चाहिए, और वो भी लाइन वाइज। ठीक है, क्रम से आपको ये याद होने चाहिए। फिर ये पंक्तियां बाई की चित चटपटी धरत अटपटे पाई। यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये प्यारे के द्वारा रचित है। फिर ये कोटेशन है, इंपोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। कामायनी साहित्य के रसवादी छायावादी पुराण पंथियों के हाथ में नवीन प्रगति शक्तियों के विरुद्ध एक अस्त्र बन गई। यह कथन किसका है? तो ये कथन है मुक्ति बोध का, और इम्पोर्टेंट कोटेशन है। स्वतंत्र भारत का इस्पाती दस्तावेज किस काव्य संग्रह को कहा गया है? तो वो कहा गया है चांद के मुंह को टेढ़ा है। आस्था मानव के युगांतर से प्राप्त दार्शनिक लक्ष्य पर केंद्रित रागात्मकता दृष्टि है। यह कथन किसका है? ये कथन है महादेवी वर्मा का। ठीक है, देखो, जो हमारा नेट का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन बड़े लेंथी आते हैं, मतलब कोड वाले क्वेश्चन आते हैं, A B C B C D ऐसे तरह। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल एक क्वेश्चन पूछो और सीधा आंसर। ठीक है, मतलब कोड वाले तो यहाँ पर पूछे नहीं है, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो रहे हैं। फिर चलेंगे हमारे 100वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित पद्य पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है? जीवन की जटिल समस्या है बड़ी जटासी कैसी, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। 19वीं शताब्दी, अब यहाँ से जो हिंदी उपन्यास वाली यूनिट है वहां से 8-9 क्वेश्चन पूछे गए, अब ये शुरू हो जाते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्यम वर्ग के बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया? तो वो किया गया देवरानी जेठानी की कहानी में। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? उपन्यास। ये फिर से बिल्कुल सिलेबस में से जो का तो पूछ लिया है। यहाँ चीजें जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी तो मैंने यहाँ पर रख दिया, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित गांव में से मैला आंचल में वर्णित गांव कौन सा है? तो मेरीगंज। ये क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक तो मैला आंचल का, राग दरबारी का, ये दो को तो हमेशा पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर देखो, ये लिखा हुआ भी है इसमें, पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की विस्तृत और समग्र कथा इस प्रकार कही गई है कि अंचल ही नायक बन गया है। तो मैलांचल में मेरीगंज गांव की कथा है। ये पेज है दृष्टि वाली, जो हमारी गाइड आती है नेट हिंदी साहित्य की, वहां से ये पेज है। ठीक है, नत्थु किस उपन्यास का पात्र है? तमस उपन्यास का पात्र है नत्थु। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? वो है परीक्षा गुरु में। बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। नत्थु, देखो यहाँ पर ये मुख्य पात्र है तमस के, तो सबसे पहले नत्थु ही है। निम्न वर्गीय पात्र, जाति से जमार, भोला व सीधा आदमी। और यहाँ पर अन्य पात्र, मतलब जो तमस उपन्यास के जो और पात्र है उनके नाम भी यहाँ पर लिखे गए हैं, चाहे तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये परीक्षा गुरु वाला है, ये भी आपको यहाँ पर इसमें मिल जाए। और ये सब नेट के एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। मैं आपको बता देती हूँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था उपन्यास से कि नेट के एग्जाम में पहले ना पूछा गया हो। देश विभाजन पर लिखा गया उपन्यास हमें सबको पता होता है। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? झूठा सच में। निम्नलिखित उपन्यासों में से ज्ञानो किस उपन्यास का पात्र है? धरती धन्य अपना। ये झूठा सच के बारे में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यह एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है जो भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, और इसके दो भाग है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वतन और देश, देश का भविष्य। ठीक है, धरती धन्य अपना का पात्र है ज्ञानो। यहाँ पर आपको धरती धन्य अपना के सारे जो मुख्य पात्र है वे आपको मिल जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है मानस का हंस। वो हमें पता होता है। खंजन न्याय तो सूरदास पर लिखा गया है, और मानस का अंश लिखा गया है तुलसीदास पर।
ठीक है। यहाँ पर आपको ये मिल भी जाएगा, इसमें तुलसी के जीवन का चित्रण किया गया है। दलित जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? धरती धन्य अपना। ये पेज है, रामचंद्र तिवारी की बुक आती है हिंदी का गद्य साहित्य, इसमें भी आपको क्लियर मिल जाएगा कि धरती धन्य अपना जो है दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? राग दरबारी। मैंने आपको बताया एक तो राग दरबारी शिवपालगंज और एक मैलाचल मेरीगंज गांव, ये दो तो मतलब मुझे लगने लगा है कि कोई एग्जाम ऐसा होता ही नहीं जिनमें क्वेश्चन ना बनता हो। ठीक है, यह हजारों बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि शिवपालगंज गांव का वर्णन कौन से उपन्यास में है? तो राग दरबारी। यहाँ तक हमारे ये 10 क्वेश्चन उपन्यास के थे और मुझे लगता है ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। जो स्टूडेंट जो पढ़ कर गए थे, जो नेट के पीवाई सॉल्व कर गए थे। अगले क्वेश्चन पर चलेगा, अब यहाँ से कहानी के क्वेश्चन शुरू हो गए। दुलाई वाली कहानी के पात्र बंशीधर कहाँ के रहने वाले थे? तो आंसर हो जाएगा डी, इलाहाबाद। हिंदी की चर्चित कहानी राही का लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। बुद्धगुप्त कौन सी कहानी का पात्र है? आकाशदीप। के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ में औरत जाता है, गाड़ी निकल जाएगी, अमृतसर आ गया। अब ये जो संवाद वाले क्वेश्चन है ना, ये वही सॉल्व कर पाएगा जो कहानी पढ़कर गया था एग्जाम में। ठीक है, तो अमृतसर आ गया है। हामिद ने मेले में से क्या खरीदा था? चिमटा। हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। प्रस्तुत अवकरण किस कहानी का है? तीसरी कसम, उसने कहा था, पिता या चीफ की दाव। तो ये पिता कहानी का संवाद है, वहां से ये पंक्ति है। सजनवा बैरी हो गए हमारो सजनवा फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी का गीत है? तो ये गीत है तीसरी कसम कहानी का गीत है। और ये पिछली बार नेट के एग्जाम में भी ये गीत पूछा गया था। तेरी कुड़माई हो गई, कुड़माई का मतलब होता है सगाई। प्रस्तुत कथन कौन सी कहानी का संवाद है? तो ये बड़ा प्रसिद्ध संवाद है और ये है उसने कहा था कहानी का। पिछली बार जो अभी जून में नेट का एग्जाम हुआ था उसमें कुड़माई शब्द का अर्थ पूछा गया था कि क्या है, और यहाँ पर ये पूछ लिया गया कि किस कहानी का संवाद है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, इसका मतलब होता है सगाई। ठीक है। कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता, प्रस्तुत कथन कौन सी कहानी में कहा गया है? तो ये कहा गया है, हमारा आंसर हो जाएगा डी, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। 120 क्वेश्चन पर चलेंगे। कथाकार निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1929 में। अब यहाँ से है देखो, 101 से लेकर 110 तक उपन्यास के क्वेश्चन थे, फिर 111 से लेकर 120 तक कहानी के। अब यहाँ से 121 से नाटक के शुरू हुए हैं, जो हिंदी नाटक आपके पाठ्यक्रम में जो नाटक लगे हुए हैं उस वाली यूनिट से। राम के नाम से दोनों नैन बिनु, सूरदास भाई कवि कुल राय। गीत कांस किस नाटक का है? तो यह है अंधेर नगरी नाटक का। ये अंधेर नगरी नाटक का ही पेज है और पहले अंक में जहाँ से नाटक प्रारंभ होता है आपको ये पंक्ति मिल जाएगी। ठीक है। स्थान तक्षशिला की गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिंहरण। उक्त स्थान संकेत किस नाटक के प्रथम अंक और प्रथम दृश्य से संबंधित है? तो यह चंद्रगुप्त नाटक से। निम्नलिखित में से कौन ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र नहीं है? मंदाकिनी, कोमा, हिंगिल, देवसेना। तो आंसर हो जाएगा डी, देवसेना। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा देवसेना किस नाटक की पात्र है। यहाँ पर आपको ये ध्रुव स्वामिनी नाटक का ही मैंने पेज रखा है। सारे नाटक के जब हम जैसे ही बुक ओपन करते हैं तो हमें पात्र सूची देखने को मिलती है। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया, द्वापर युग बीत गया। कथा गायन का संबंध अंधा युग नाटक के किस अंक से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पहले अंक से ही है। ये अंधा युग नाटक का ही पेज है, पहला अंक में ही पंक्ति है। अच्छा आपने देखी, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल शुरुआत से ही पूछे जा रहे हैं। अंधेर नगरी में भी पहले अंक की पहले पेज की ही पंक्ति पूछी गई, अंधायुग नाटक की भी पहले अंक की पहली पेज की ही पंक्ति पूछी गई है। सिंदूर की होली नाटक की दो स्त्री पात्र है, चंद्रकला और मनोरमा। ये नाटक हम कल ही पढ़कर आए हैं।
यहाँ पर भी सिंदूर के ओली नाटक के जितने पात्र हैं आपको सभी के नाम एक जगह मिल जाएंगे। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। आषाढ़ का एक दिन नाटक में उक्त संवाद किसके द्वारा कहा गया है? तो ये आंसर हमारा हो जाएगा विलोम। ये भी बहुत बार पंक्ति एग्जाम में पूछी जा चुकी है। यहाँ पर ये मैंने आषाढ़ का एक दिन नाटक का ही पेज रखा है। देखो ये विलोम की पंक्तियां जो कि तो आपके एग्जाम में पूछी गई है। यह नाटक इब्राहिम अलकाजी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है। गद्यांश का संबंध किस नाटक से है? तो यह बकरी नाटक से, और यह बकरी नाटक की भूमिका से पूछा गया है। ठीक है, आगे मैंने पेज भी रखा हुआ है। देखो, बकरी नाटक प्रारंभ होता है सबसे पहले इस नाटक के बारे में, इस नाम से हमें भूमिका मिलती है और बिल्कुल पहली लाइन आपके एग्जाम में पूछी गई है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि भूमिका पढ़ लीजिए, एक दो क्वेश्चन कहीं नहीं गए आपकी भूमिका से। ठीक है। धीरे धीरे अंधकार, अंधकार में बच्चों के रोने की सिसकने की आवाजें आती है। धीरे धीरे प्रकाश, 7-8 वर्ष का अश्वत्थामा जमीन पर पाव घिसलाता मचल रहा है। दृश्य परिवर्तन की सूचना किस नाटक की है? तो यह एक और द्रोणाचार्य नाटक की। 129, इनमें से कौन सा विकल्प असत्य है? स्थान दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक और खाने का कमरा। पहला अंक गर्मियों में एक दिन। दूसरा अंक 20 वर्ष बाद सर्दियों में एक दिन। तीसरा अंक 25 वर्ष बाद बरसात का एक दिन। ये पॉइंट गलत है क्योंकि जो हमारा ये नाटक है अंजो दीदी, इसमें दो ही अंक है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है, ये डी पॉइंट हमारा गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी। देख लेते हैं, ये भी अंजो दीदी नाटक का ही पेज है जहां पर मैंने आपको बताया बुक ओपन करते ही हमें बहुत जानकारी मिलती है, जैसे भूमिका मिलती है, पात्रों का परिचय मिलता है, कई बार विषय वस्तु लिखी हुई मिलती है, या किसी बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर ने कुछ लिखा होता है नाटक के बारे में, 2-3 कोटेशन मिल जाती है। तो ये सब इम्पोर्टेंट होती है और उसका प्रूफ ये है हर बार एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आप अंजू दीदी देख लीजिए, बिल्कुल जैसे ही बुक ओपन की उन्हें ये दिखाया एग्जामिनर को और उन्होंने यहाँ से जो का तो क्वेश्चन बना दिया। स्थान समय आपको दिख रहा होगा। पहला अंक गर्मियों में एक दिन। दूसरा 20 वर्ष बाद सर्दियों में एक दिन। देखो आप जो का तो क्वेश्चन है या नहीं है, इसीलिए हमें बुक पढ़नी जरूरी होती है। फिर यहाँ पर 130 क्वेश्चन है। आज सरोआ में घटी छोटी से छोटी घटना भी इसी सीट के साथ जोड़कर देखी परखी जा रही है, वरना और दिन होता तो क्या तो बीसू और क्या बीसू की मौत। सूत्रधार का उक्त कथन किस नाटक से लिया गया है? अब यदि हमें यह पता है बीसू किस नाटक का पात्र है तो यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर है महाभोज। अब यहाँ से संस्कृति और सौंदर्य निबंध के लेखक कौन है? नामवर सिंह। इजी क्वेश्चन है क्योंकि बिल्कुल पाठ्यक्रम में से जो का तो, क्योंकि आपका जब पाठ्यक्रम अगर आप पाठ्यक्रम ही देखकर गए होगे तो आपको पता लगा होगा जहाँ पर हिंदी निबंध वाली यूनिट है वहां पर 10-11 निबंध हमारे पाठ्यक्रम में है और उनके राइटर का नाम भी पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है। तो वहीं से ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन है। यदि आप ये क्वेश्चन गलत कर कर आते हो अपने एग्जाम में अपने पाठ्यक्रम के, इसका मतलब क्या है कि आपको अपना पाठ्यक्रम भी याद नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यदि आप ये क्वेश्चन गलत कर कर आते हो। फिर 132 क्वेश्चन है हमारा। मैं इनकी आशा, आकांक्षा, उत्साह, साहस, उद्यमता आदि से वैसे ही अनुप्राणित और आविष्ट रहूंगा जैसे चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र में पढ़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। किस निबंध का अंश है? तो यह उत्तरा फाल्गुनी के आसपास इम्पोर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन वही सोल्व करेगा जो निबंध पढ़कर गए थे एग्जाम में। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। इनके मुख, शरीर और अंतःकरण सफेद। इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ सफेद। पंक्ति के लेखक का नाम है, तो यह है अध्यापक पूर्ण सिंह। और जो आपके पाठ्यक्रम में निबंध लगा हुआ है मजदूरी और प्रेम, वहां से ये क्वेश्चन आया है, इम्पोर्टेंट पंक्ति है। प्रताप नारायण मिश्र के अधिकतर निबंध किस पत्र में प्रकाशित हुए हैं? बड़ा इजी क्वेश्चन है, बी ब्राह्मण पत्रिका में। उठ जाग मुसाविर के लेखक के विवेकी राय, फिर से वही बात, आपके पाठ्यक्रम में निबंध लगा हुआ है और उसके राइटर का ही नाम पूछ लिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषता है।
भाव एवं मनोविकार संबंधी आलोचना का सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप, दोनों ए और बी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों ही शुक्ल जी के निबंध की विशेषताएं है। व्यापक मानवतावादी दृष्टि और गंभीर सांस्कृतिक निष्ठा किसके निबंधों की प्रमुख विशेषता है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की। विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखित निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। चारों निबंध वे दिए हुए हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है। ठीक है। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यानी आपसे निबंध में 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल मतलब पाठ्यक्रम अगर याद है तो आप सोल्व कर लेते। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के राइटर विद्यानिवास मिश्र, उठ जाग मुसाफिर के लेखक विवेकी राय, और एक हमने पहले देखा संस्कृति और सौंदर्य निबंध के लेखक नामवर सिंह। ठीक है, आप देख लो 3 क्वेश्चन तो मतलब पाठ्यक्रम याद है तो सोल्व हो जाते। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांस आदि तुर्की शब्द सरपट तोड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू ले। यह किस निबंध का अंश है? तो यह भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इम्पोर्टेंट निबंध है। सिर शंभू के चिट्ठे में किसको संबोधित किया गया है? लॉर्ड कर्जन को संबोधित किया गया है। ठीक है, यहाँ तक निबंध के क्वेश्चन थे जो हिंदी निबंध वाली यूनिट है। अब ये यूनिट 10 जो हमारी है वहां से है, आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधा यूनिट का नाम है, वहां से ये क्वेश्चन है। लेखक के अनुसार माटी की मूर्ति में क्या चीज है? तो जिंदगी। जब तक इंसान अंधेरी रात न देखे तब तक रोशनी की वक़्त उसे कैसे मालूम हो? उपयुक्त अंश किस रचना से लिया गया है? प्रेमचंद घर में। देखो जब हम ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना तो हमारे नेट के एग्जाम की भी तैयारी हो रही है। यदि आपने ये रचनाएं पढ़ी है तो आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। खुदरी किसकी आत्मकथा है? रमणिका गुप्ता की। भोला राम का जीव में पेंशन के लिए रिश्वत के तौर पर बड़े अफसर ने क्या रख लिया है? उन्होंने रख लिया है बीना। जामुन का पेड़ किसकी रचना है? कृष्ण चंद्र। ये भी पाठ्यक्रम की रचना दी दी है। किसी भी शासन के 2 प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था। जो ये पंक्तियां ये किस पुस्तक की है ये बतानी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या भूलू क्या याद करो। इसमें मैं आपको एक डाउट है वो बता देती हूँ। बच्चों का मैसेज आया था कि मैम इसमें ये पंक्ति संस्कृति के 4 अध्याय की है, तो मैंने चेक किया खुद दोनों बुक में। तो ये पंक्ति क्या भूलू क्या याद करूँ की है, आंसर बिल्कुल आपका सही है 100%। ठीक है, क्या भूलू क्या याद करूँ एमपी वालों ने आंसर माना है और ये सही आंसर भी है, मैंने खुद ये चेक किया है। मेरी तिब्बत यात्रा में प्रथम खंड कौन सा है? तो प्रथम खंड है उसमें लास्ट से उत्तर की ओर। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो मुझे लगा है टोटल 10 रचनाएं तो ऐसी एग्जाम में पूछ ली गई है कि अगर आपके सिलेबस याद होता तो आपके 10 क्वेश्चन तो सही हो जाते। 149 क्वेश्चन है, जीवनी लेखन में किन घटनाओं का चयन किया जाता है जिनमें संवेदना की गहराई हो, अनुभवों का श्रृंखलाबद्ध कलात्मक चयन हो, भावों को आलोड़ित करने की शक्ति हो, उपयुक्त सभी। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी 149 का। अब ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, मुर्दैया किसकी आत्मकथा है? तुलसी राम की आत्मकथा है। तो यहाँ पर हमने पूरे कंप्लीट 100 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, जल्दी इसीलिए सोल्व हो गए, बिल्कुल वन लाइनर है। और देखो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि कितने पर जाएगी मेरिट, तो 1-2 दिन अब ये पेपर मैंने सोल्व करवा दिया, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और पेपर 1 के आंसर की भी मिलाकर मुझे टोटल 150 में से बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि एक अनुमानित कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सके। ठीक है, ये तो बात हुई एमपी सेट के हिंदी पेपर की, ये पेपर सभी सोल्व कर लेना। तो अब हम यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, मैं आपको यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी करवाती हूँ और मैंने यूनिट 8 हिंदी नाटक शुरू की थी। सभी क्लास इसमें फ्री थी और हमने इसमें क्या किया था, एक दिन नाटक पढ़ते थे हम और अगले दिन एमसीक्यू सॉल्व करते थे। ठीक है, तो ऐसे हमारी टोटल जो है इसमें 25 क्लास हुई है। आज ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, शाम को 7 बजे हमारी लाइव क्लास है। सिंदूर की होली नाटक बचा था वो मैंने आपको पढ़ा दिया था, उसके एमसीक्यू बाकी थे। तो आज हम 7 बजे लाइव क्लास करेंगे एमसीक्यू पर। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पर, हिंदी विद टीचर चैनल पर। ठीक है, और इसके बाद हम हिंदी निबंध वाली यूनिट शुरू करेंगे। तो जो स्टूडेंट यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी एग्जाम की
तैयारी कर रहे हैं जिनमें हिंदी साहित्य आता है, तो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। अब जैसे मैंने आपको ये वाली यूनिट पढ़ाई, यूनिट 8, यही आपके एमपी सेट में थी, तो जिन्होंने ये क्लास देख कर गए थे उन्हें बहुत हेल्प हुई होगी, उनके सभी क्वेश्चन सही हुए होंगे यूनिट के। ठीक है। तो ये फायदा होता है कि अगर आप अन्य किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो और यदि आपने नेट का पाठ्यक्रम उसमें लगा हुआ है, तो आपके लिए बहुत यूजफुल ये क्लास है। और मैं अपनी क्लास के बारे में एक जानकारी और दे देती हूँ। ये तो बात हुई, आज हमारी शाम को 7 बजे लाइव क्लास है, सिंदूर की होली नाटक के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फिर मैं मंडे से जो है अपनी नई यूनिट शुरू करूंगी, हिंदी निबंध वाली। ठीक है। ऐसे ही हम धीरे फिर हिंदी कहानी वाली यूनिट शुरू करेंगे। मेरी क्लास सभी फ्री होती है, यूट्यूब पर ही होती है, और सभी क्लास मेरी फ्री है, तो क्लास में आइएगा, जुड़ जाइएगा। और आपको मेरा पेपर सॉल्व करवाने का तरीका कैसा लगा वो जरूर बता दीजिएगा। और इसकी पीडीएफ, जो मैंने आज आपको पेपर सॉल्व करवाया, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल भी हिंदी विद रीचा के नाम से ही है। यहाँ पर जुड़ जाइएगा, यहाँ पर आपको सभी जानकारी मिल जाती है एग्जाम से रिलेटेड, और मेरी सभी क्लास की भी जानकारी मिलती है और पीडीएफ भी मिलती है। इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको सब चीजें अवेलेबल कराई जाती है। और आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं सभी के कमेंट पढ़ती भी हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आज हमारी लाइव क्लास है शाम को 7 बजे, तो एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद की 5 मिनट हम आपस में बातचीत करते हैं, जो डाउट होते हैं अगर मैं उन्हें दूर करने का प्रयास करती हूँ, और आपके जो भी डाउट है उनके बारे में एक बातचीत कर लेते हैं। तीसरा तरीका ये है कि मुझे मेल कर दीजिएगा। मेल भी मेरी आईडी हिंदी विद रीचा के नाम से। आपको सब चीज हिंदी विद रीचा के नाम से मिलेगी, टेलीग्राम चैनल हो, चाहे इंस्टा पे पेज हो, यूट्यूब हो, या ईमेल आईडी हो, सब आपको हिंदी विद रीचा के नाम से मिलेगा। ठीक है। तो आपको अगर ये मेरा पेपर सॉल्व करवाने का तरीका आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि यूजफुल है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।